हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पीआरटी एग्ज़ाम हो, जो आपके टीजीटी का आपके एस्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे 3.0 हो 6 से 8 के लिए या 4.0 एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है विद्यार्थियों। काफ़ी लेवल के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों को हमने शामिल किया है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, एनालिसिस देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नाम मात्र के शुल्क में हमने अपने एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज जो पार्ट बी की और साइंस की दोनों की चल रही है हमारे 5 रुपये में। जो हमारा सर्वर चार्ज पर विद्यार्थी हमारा पड़ता है वो केवल एंट्री फीस है विद्यार्थी, आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास किया है। टेस्ट दीजिए, फ्री टेस्ट भी है, आप टेस्ट दे के देखिए, उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। पूरे 20 टेस्ट हमने इनमें दोनों में देने का प्रयास किया है 5 रुपये में। आप ये देख लीजिए, ये सिर्फ आपका मानदेय हमारा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी गुरु दक्षिणा समझ के आप एंट्री कर ले सकते हैं इसमें। और टेस्ट सीरीज हमारी चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज हमारा, डिस्कस करते हैं एक एक करके प्रश्नों को। देखते हैं पहला प्रश्न, एक बार इसको मिटा देते हैं। चलिए बात करते हैं कि लेजर की खोज किसने की। पहला प्रश्न है हमारा कि लेजर के जो है वो खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो लेजर की बात करते हैं कि इसमें आपके लेजर का पहली बात ये आ जाती है कि नाम क्या है। तो पहले हम नाम को डिस्कस कर लेते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है। तो ये आपके क्या है कि जैसे नाम भी पूछा जा सकता है आपको, लेजर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपको नाम भी कई विद्यार्थियों आपको पता नहीं रहता है कई बार, तो आपको लेजर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को पता है वो बधाई के पात्र हैं। अब बात आती है इसकी खोज किसने की है। तो पहला है आपके W.K. रोंजन है, गॉडफ्रे हाउसफील्ड है, थियोडोर मैमन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो विद्यार्थियों इसका सही जो उत्तर है आपके वो थियोडोर मैमन है। थियोडोर मैमन ने क्या किया, आपके लेजर की खोज की है। ठीक है, तो लेजर का एक तो नाम आपको ध्यान में रखना है, इसके खोजकर्ता कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर डिस्कस करते हुए विद्यार्थियों आपको बता देते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा कि दाब की इकाई क्या है। दाब की बात आती है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F/A। मात्रक की बात करेंगे, न्यूटन आपके बल का हो जाएगा। एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर में चलता है, तो मीटर स्क्वायर। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या बन गया विद्यार्थियों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रति को आप प्रति है, स्क्वायर को वर्ग में लिखा मिल सकता है आपको, तो दाब की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी का बात आती है कि इसका जो आपके ऐसा ही मात्रक है पास्कल। ठीक है, पास्कल भी दाब का ही मात्रक है। बार की बात करते हैं तो बार में भी दाब को ही मापा जाता है। तो ये सब आपकी किसकी इकाइयाँ हैं, BPSC 2018 में आपके पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों। ठीक है, बात कर लेते हैं अब ये क्या है, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तो आपके हो जाएगा W बराबर Fs। ठीक है, W बराबर Fs। F का मात्रक हो जाएगा आपके न्यूटन, S का मात्रक हो जाएगा यानी विस्थापन, और इसका मात्रक की बात करेंगे तो मीटर। तो ये क्या हो गया आपके, ये कार्य का मात्रक हो गया। ठीक है, ये आपके कार्य का मात्रक हो गया। इसको आप जूल भी लिख सकते हो। ठीक है, न्यूटन ये तो बल का मात्रक है, ये न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये किसी का भी हाल फिलहाल अभी इकाइयों में मात्रक नहीं आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी था मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एंगस्ट्रम इकाई है। ठीक है, एंगस्ट्रम की जो इकाई है वो आपने देखा होगा कई बार, इस तरीके का इसका सिंबल आता है, एंगस्ट्रम है। अब ये इकाई किसकी होती है, तो एंगस्ट्रम जो इकाई है विद्यार्थियों ये किसकी इकाई है, डिस्कस करते हैं हम। पहला है आपके तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है, वेग की इकाई है। तो जो एंगस्ट्रम है विद्यार्थियों आपके तरंगदैर्ध्य, लेमडा से इसको डिनोट करते हैं, ये इसकी इकाई है आपके एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात -10 मीटर। कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, तो एंगस्ट्रम इकाई किसकी हो गई, आपके तरंगदैर्ध्य की हो गई। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं ये मैंने आपको बताया है, 10 की घात -10 मीटर होते हैं। आवृत्ति जो है वो आपके, इसका मात्रक की अगर बात करेंगे तो देखिए न्यू बराबर 1/T।
टी है आपके आवर्तकाल, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके टी का मात्रक सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड इनवर्स आपके आवर्ती का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज भी होता है। वेग का तो आपको मीटर प्रति सेकंड पता ही है, और ऊर्जा का मात्रक आपके जूल है। तो सारे विकल्प आपके क्लियर होते जा रहे हैं विद्यार्थियों। एक एक प्रश्न को फोड़ते जाइए और एग्जाम में एकदम देखते हैं आपका आंसर क्लिक होना चाहिए, इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। इसी प्रकार से विद्यार्थियों एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके और इकाइयाँ उनको डिस्कस कर लेते हैं विद्यार्थियों। आवर्ती का डिस्कस किया है, वेग का मैंने आपको बता दिया, ऊर्जा का भी बता दिया है। एक शक्ति का बच गया विद्यार्थियों। शक्ति का मात्रक वाट। एक हॉर्स पावर, एक HP 746 वाट के बराबर, किसके? 746 वाट के बराबर। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थियों, एक HP एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके प्रकाश जो वर्ष है वो किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है आपके? तो डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। क्या ये दूरी की इकाई है यानी और समय की इकाई है, आयु की है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष भले दिख रहा है इसमें विद्यार्थियों, लेकिन ये दूरी की इकाई है। तो जो आपके खगोलीय दूरियां होती है, ग्रहों के बीच की दूरियां हैं, उनको आपके क्या होता है प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। बड़ी इकाई है, किलोमीटर लग रहा है देखो, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में आपके कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो देखिए 95, उसके बाद में आपके 1, 2, 3, 5, 3, 8 और 3, 11, यानी कि 9.5 इंटू 10 की घात 11, तो ये वाला एक पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 9.5 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर, ये आपके होते हैं विद्यार्थियों इतने प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर होगा? एक प्रकाश वर्ष में आपके इतने किलोमीटर होंगे, ठीक है। याद रखिए, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपको कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है किलोमीटर में। मीटर में दिएगा तो इसको और आप 1000 से गुणा कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो 10 की घात 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की घात 15 हो जाएगा आपके, अगर मीटर में बात कर रहा है तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं विद्यार्थियों एक बार इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है जिसमें आपके किसका अध्ययन किया जाएगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं। जल में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, ध्वनि का जल पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। हरित गृह में पादप संवर्धन का मतलब पादपों को विकसित करना, ठीक है। अगला है आपका चौथा, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के पादप का जो संवर्धन है वो आपके हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी के बिना पादप संवर्धन, मिट्टी के बगैर पादप का संवर्धन, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन क्या कहलाएगा आपके? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है। TRE 3 हो चाहे 4 की तैयारी कर रहे हो आप, और आपके 40 नंबर का जो पार्ट बी है उसमें भी आपके साइंस के 8 प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, उनकी दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं विद्यार्थियों। साथ साथ हमने व्याख्या को भी डिस्कस किया है। हाइड्रोपोनिक्स ऐसी तकनीक है, क्या है, जिसके अंदर आपके फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी में, किसमें? फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी में पोषक तत्वों में उगाया जाता है। पोषक तत्वों में तो उगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी में तो कोई पोषक तत्व नहीं होगा, तो पौधा वृद्धि किसे करेगा? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जलीय कृषि कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जलीय कृषि है, और आपको अलग अलग विकल्प दे दें और ऑप्शन में आपको हाइड्रोपोनिक्स मिले, तो आपको हाइड्रोपोनिक्स में से किसका मिलान करना है? हाइड्रोपोनिक्स का मिलान करना है आपको जलीय कृषि से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। स्तन की हड्डी, देखिए ये क्या है आपके, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो पहला है आपके उरोस्थी, त्रिकास्थी, ओएस कॉक्सी,
अंश फलक, ठीक है। तो ये प्योर हिंदी में नाम आ रहा है विद्यार्थियों। उरोस्थी को क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम जो है आपकी, वो आपके क्या होती है विद्यार्थियों? उरोस्थी होती है। ये जैसे पसलियाँ जो आकर के जुड़ती है आगे की, ये वाला पार्ट है, ये पसलियाँ आती है, इस तरीके से आती है, ठीक है। तो ये आगे तो इस तरीके से जुड़ती है और पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है। तो आगे वाला जो पार्ट है ये वाला, पीछे तो आपकी बैकबोन से जुड़ जाएगी रीढ़ की हड्डी से, तो इसको क्या कहते हैं? उरोस्थी कहते हैं, ठीक है। तो उरोस्थी जो होगी वो आपके स्टर्नम होगी। तो इसी को क्या कहते हैं? स्तन की हड्डी कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला सवाल हमारा, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपके 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन, 160 दिन। तो जो आरबीसी होती है आपकी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इनको कहते हैं 120 दिन इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। 120 दिन तक जीती है। और आपकी किस में? प्लीहा। प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होगा? दफनाया जाएगा, यानी मरने के बाद आरबीसी में इनको दफनाया जाता है। तो ये प्लीहा में जा कर के क्या होती है? इकट्ठी होती है, मरने के बाद में इनका संग्रहण इसमें। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। जीवन काल की बात करते हैं 120 दिन। अब बात आती है आपके, और क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सफ़ेद जो आपकी रुधिर कणिकाएँ, जिनको श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं, दो तरह की होती है, एक कणिका युक्त और कणिका रहित। इसका क्या नाम है? जिनको श्वेत कणिका को ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अगला है आपके, यहाँ देख लीजिए, थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स है आपकी, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। किनको? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये आपके तीनों नाम है जो कॉमन नाम की दृष्टि से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसकी व्याख्या भी डिस्कस कर लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है आपके, आरबीसी हमारे खून में लाल रुधिर कणिकाओं, ठीक है, में वृद्धि को पॉलीसीथेमिया, यानी आरबीसी की जो वृद्धि होती है उसको पॉलीसीथेमिया कहते हैं। जबकि कमी यानी खून की जो कमी होती है उसको एनीमिया, और प्लीहा को कब्रिस्तान कहते हैं। ये अपन ने ऊपर डिस्कस किया पहले ही, ठीक है, वही बात इसमें लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ह्यूमन इंसुलिन है, यानी ह्यूमन इंसुलिन है वो कौन है या क्या है? यानी ह्यूमन इंसुलिन क्या होता है? क्या ये एक जन्मजात रोग है, आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है, एक संक्रामक रोग है, या एक एंजाइम है? तो बात करते हैं विद्यार्थियों, जो इंसुलिन आपके होता है आपके अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका, अग्नाशय की लैंगरेंज की इसमें द्वीपी पाए जाते हैं, जिसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा, तो पहली बात तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इसका श्रवण, बीटा कोशिकाओं के द्वारा श्रवण होता है। अब बात आती है कि ये क्या काम करता है? तो ये आपके होता तो हार्मोन है, और एक चीज़ होती है अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करती है। क्या करती है? आपके अग्नाशय रस भी बनाती है, अग्नाशय रस बनाती है और इंसुलिन का निर्माण करती है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, ये हार्मोन है, ये पाचक एंजाइम है, इन दोनों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी इसको कहते हैं। तो पूछा जाए कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वह आपके अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। अब बात आती है कि जब आपके शरीर में इन बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का जो आपके निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है, और इसका जो कंट्रोल इंसुलिन हार्मोन के द्वारा होता है आपके ग्लूकोज का, वो शरीर में नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? कृत्रिम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन के माध्यम से पेशेंट को कृत्रिम इंसुलिन लगाना होता है खाना खाने से पहले, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या है? ये जो है वो आपके आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है। ये क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन है।
क्यों? क्योंकि इसको क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या है, बनाया गया है। तो ये क्या है, कृत्रिम इंसुलिन है, एक प्रकार से क्या है, कृत्रिम इंसुलिन है। ह्यूमन इंसुलिन जो है वो क्या है, कृत्रिम इंसुलिन है, इसको बनाया गया है, तो ये आर्टिफिशियल है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है, इसको आपके जीन इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी आपके पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कीटहारी पादप कौन सा है? कीटहारी यानी कीटों का सेवन करने वाला पादप कौन सा है? तो कुस्कुटा, मोनोट्रापा, यूट्रिकुलेरिया या ओरोबेंस्की। तो जो यूट्रिकुलेरिया है आपके, ये आपके कीटहारी पादप है। कीटों का सेवन किसके लिए? कीटों का कवच, कवच किससे? प्रोटीन से बना है। प्रोटीन में होता है आपके नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, पादप कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको कीटाहारी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? यूट्रिकुलेरिया, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑफ-बॉ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए, चारों विकल्प हैं। क्या विकल्प कहता है ये डिस्कस करते हैं एक एक करके, कि किस में प्रवेश करेगा। n का मान कम रहेगा जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। n आपके मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिगंशी क्वांटम संख्या है। n प्लस l का मान अधिकतम होगा, n प्लस l का मान न्यूनतम होगा। तो विकल्प नंबर सही जो आपके हो जाएगा, इसमें n प्लस l का मान कम होगा, जिसके लिए n प्लस l, यानी आपको जैसे बता देते हैं कि n और l को कैसे जोड़ना है। जैसे आपके 3s हो गया और एक आपके 4s हो गया, या फिर आप 4p मान लीजिए जैसे कि, ठीक है। तो जैसे s के लिए आपके क्या होता है, l का मान 0 और n का मान इसके लिए कितना हो गया, 3। तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 रहा है इसमें। इसके लिए बात करते हैं, जैसे इसमें आपको समझ में आएगा। n का मान जो आगे होता है उसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। p के लिए n का मान क्या है, l का मान फिक्स है। जैसे s के लिए 0 है, s के लिए आपके 0 है, p के लिए आपके 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये फिक्स है l का मान। तो p के लिए क्या है, 1 है, तो इसके लिए जोड़ेंगे, टोटल 4 और 1 5 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस l का मान कम होगा। तो n प्लस l का मान किसके लिए है, 3s के लिए कम है। ऐसी स्थिति में जब n प्लस l का मान भी बराबर हो जाए तब उसमें प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन पहले जिसके लिए n का मान कम होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो n प्लस l का मान न्यूनतम होगा, उसमें आपके क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा ऑफ-बॉ नियम के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार घटने का कारण है। परमाणु का आकार क्यों घटता है? तो इसमें एक चीज़ काम करती है विद्यार्थियों, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये आपका क्या हो गया, नाभिक, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ये आपके इसके चारों ओर क्या होते हैं, इसके कोश होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिए पहले में 2 आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है कि अगला इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो वह यहाँ पर ही आएगा, अगला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यहाँ पर प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये कोश जो है, कोश का मान तो इसमें फिक्स है, इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो नाभिक में क्या हो रहा है, आपके प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर बढ़ता जा रहा है परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो नाभिकीय आवेश आपके प्रोटॉन के कारण क्या होता है, इसमें नाभिकीय आवेश रहता है, ठीक है। ये नाभिकीय आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। खींचेगा तो कोई भी चीज़ क्या होगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। ये अंदर की ओर खींचेगा, ठीक है, तो इनकी रेडियस क्या होगी, कम होती जाएगी। कम होगी तो परमाणु का आकार क्या है, छोटा हो जाएगा। तो परमाणु आकार घटने का कारण क्या है, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, और नाभिकीय आवेश कैसा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी का मतलब जो बचा है, क्योंकि क्या होता है इसमें एक परिरक्षण प्रभाव भी काम करता है। जैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, तो इसका आकार क्या होता है, इसके कारण बढ़ता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों, मैं नीचे आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि घटने का कारण क्या है, नाभिकीय आवेश आकर्षण बल में अधिकता, ठीक है। तो अधिकता के कारण क्या होता है, ये आपके ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ विद्यार्थियों, देखिए नाभिकीय आवेश के कारण क्या होता है, नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु का आकार, जैसे नाभिकीय आवेश ज़्यादा है तो आकार क्या होगा, परमाणु का आकार घटेगा, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नाभिक अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा परमाणु, सिकुड़ेगा तो आकार छोटा हो जाएगा। और परिरक्षण प्रभाव ये इलेक्ट्रॉनों के मध्य, जैसे यहाँ पर देखते हैं ये नाभिक हो गया, ये पहला कोश हो गया और ये दूसरा कोश हो गया, ठीक है, ये दूसरा कोश हो गया। तो इस दूसरे कोश में और पहले कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सेम आवेश है। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलेगा, तो इसकी रेडियस जो है वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो इन दोनों को घटने के बाद में जैसे टोटल फाइनली क्या होता है, इसका मान इतना तो होता नहीं है परिरक्षण प्रभाव का, तो जो बचा हुआ आवेश रहता है नाभिक के आवेश, उसके कारण क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जैसे जैसे नाभिक के आवेश बढ़ता है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी परिरक्षण प्रभाव से घटने के बाद में जो बचा है उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जानने को मिली होगी विद्यार्थियों। नाभिकीय आवेश काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार की क्लास को पढ़ने के लिए चैनल को भी लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एप्लीकेशन पर नाम मात्र के शुल्क में हमारे द्वारा टेस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है, उसको भी परचेस कीजिए विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 52 ग्राम आपके इसमें आपको दे रखे हैं। एक बार इसको हटा देते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए 52 ग्राम आपके क्या दे रखा है, आपको हीलियम है, ठीक है, 52 ग्राम मात्रा है, हीलियम है। अब बात आती है मोलों की संख्या आपको पूछी है। मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटा अणुभार, ग्राम बटा अणुभार। तो सीधा सा तरीका है, ग्राम में मात्रा जो लिखी है उसको ऊपर लिख दो। मोल की बात कर रहा है, अणुभार की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपके हाइड्रोजन हीलियम, 2 है परमाणु क्रमांक, भार इसका डबल हो जाएगा 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 का भाग लगाते हैं 13 बार भाग जा रहा है, तो मोलों की संख्या कितनी हो गई आपके 13। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यही जो हमने सोल्व किया यही नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, परिवर्तन की बात हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो चाहे भौतिक परिवर्तन हो। तो एक चीज़ बता देता हूँ विद्यार्थियों, भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन, और एक होगा आपके रासायनिक परिवर्तन। कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, पहचानने का तरीका क्या है, कोई नई चीज़, नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनेगा। सबसे 100 बातों की एक बात, रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला दूसरा प्रकार इसका, ये पहला प्रकार हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन चेक करने का तरीका क्या, रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई गंध निकलेगी, कोई गैस बनेगी, गैस का निष्कासन हो गया, पदार्थ का कलर यानी रंग में परिवर्तन, कोई नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है वो देखिए, निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन, आप इसका आंसर अब आप देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है, Fe2O3.XH2, ये जंग का आपकी क्या है, रासायनिक सूत्र है, जंग का रासायनिक सूत्र। X की जगह कितने भी रख सकते हैं, जल के अणु जोड़ सकते हैं, जल योजित अणु है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, दहन का मतलब जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर किसी भी चीज़ को जला रहे हो कार्बन के साथ जल रहा है, लेकिन ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है तो Mg के ऑक्साइड बनेगा, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपके रासायनिक पदार्थ बन गया इसमें नया। मोमबत्ती का जलना, कार्बन जल रहा है, मोम का पिघलने में कोई नई चीज़ नहीं बन रही बच्चों, पिघलने में क्या हो रही है, वो केवल उसका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी ठोस होगा पहले मोम तो द्रव में आ जाएगा, ठीक है, ठोस होगा तो द्रव में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों मोम का जो पिघलना है ठोस से द्रव में आ रही है, ठोस होती है, गर्म करोगे पिघलोगी और द्रव में आ जाएगी, तो कोई नया पदार्थ नहीं बना है, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। चलिए और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अवस्था परिवर्तन में ही जो आप ऊर्जा देते हो उस ऊर्जा का उपयोग शुरू में क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन में होता है, अवस्था के परिवर्तन में ही काम आ जाती है, ठीक है, अवस्था परिवर्तन में काम आती है शुरू में एनर्जी।
जैसे ठोस है तो द्रव में जाएगा, द्रव है तो आपके गैस में चेंज होगा, ठीक है, अगर उसकी स्टेज बनती है उसकी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। यानी आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में पूछा है ये। क्या भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैविक परिवर्तन है। जैसे आपके पौधा है, पौधे का भाग है फल, फल के अंदर जैविक परिवर्तन हो सकता है, इस कारण होता है। तो विद्यार्थियों एक बात बता देते हैं, एप्पल में आपके क्या होता है, आयरन, ठीक है, क्या होता है, आयरन तत्व होता है। अब बात आती है कि ये आपके हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, Fe2O3.X2 क्या बन जाता है, भूरे रंग का पदार्थ, ठीक है। आयरन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होकर आयरन का ऑक्साइड बनता है, भूरे रंग की परत बनती है, ठीक है। तो भूरे रंग की परत बनती है तो कारण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, आयरन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने से आयरन ऑक्साइड बनता है। तो अब ये नया पदार्थ बन गया, जिसके कारण परिवर्तन क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन। पहचान मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नाम मात्र के शुल्क में 5 रुपये में क्या आता है विद्यार्थियों, हमने देने का प्रयास किया है। आप इसको अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।